जैसे एस सबसेल क्या होता था, नॉन डायरेक्शनल होता था। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आईआईटी में अभी 2017 में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया एडवांस में, और वो पैराग्राफ मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, उसमें आया। और मतलब उसने इतने बड़े बड़े भयंकर से वो बना के दे दिए साई के फंक्शन कि लोग देख के डर गए कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई। बट उन्होंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें बोली थी, मतलब नोड जो जानता है, जो ये जानता है कि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, जो ये जानता है कि पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, तो आपका जो साई है वो दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक रेडियल पार्ट, एक एंगुलर पार्ट। तो एंगुलर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियल पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मैं सारी बातें बता चुका हूं। अभी मैं फिर से एक बार इन चीजों को डिटेल में बात करूंगा जब मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करूंगा। अभी अगला ही टॉपिक वही है, ठीक है। तो आप समझिए कि सिंपल सी बात है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। एक बार जितना क्वांटम मैकेनिक्स था वो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा एक बार रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में। उसी से क्वेश्चन आईआईटी में बहुत सारे आ चुके हैं, हम उनको समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्वेश्चन भी करेंगे, और अपने मॉड्यूल में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और आईआईटी एडवांस में भी कैसे क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। क्योंकि ये कहीं भी इनमें न्यूमेरिकल नहीं होता, इनमें सब थ्योरेटिकल होता है, सब ग्राफिकल होता है। तो ग्राफ को समझना तो बहुत ही आसान है अपने पास, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डी सबसेल। तो डी सबसेल का पहले हम क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर्स। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इट इज डंबल्स, इट हैज डंबल शेप, डबल डंबल शेप, इट हैज डबल डंबल शेप एक्सेप्ट dz square, it has double dumbbell shape except dz square, which have except dz square, dz square except dz square, which has baby shooter like structure, which has baby shooter like structure। ठीक है, तो ये आपका नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इस वजह से मैं इसको लिखा दे रहा हूं कि आपका जो आपका सभी जितने भी डी के 5 ऑर्बिटल हैं, 5 आपके ऑर्बिटल हैं, पांचों में से पांचों का, उनमें से 4 का आपका डबल डंबल शेप होगा, लेकिन dz स्क्वायर का कैसा होगा, बेबी शूटर लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these are directional in nature, these are directional in nature, directional in nature, and it has ml value, and it has ml value -2, -1, 0, +1, +2, मतलब dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। 5 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, है ना। इट हैज 5 डिफरेंट वैल्यूज, आपकी पता है, यही 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों डीजनरेटेड। इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स का क्या मतलब होता है, मतलब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। मतलब क्या है, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स मतलब डी के 5, डी सबसेल जो आपका डी ऑर्बिटल, डी सबसेल है, उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, और पांचों के पांचों, मतलब ये 5 ऑर्बिटल हैं आपके, और पांचों के पांचों कैसे होते हैं, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। इनका एक नेम दे दिया गया है डीजनरेटेड ऑर्बिटल। डीजनरेटेड ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और बात बता देता हूं, ठीक है। नोट कर लिए बेटा? यस सर। ठीक, यस सर। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, all 5 orbitals have equal energy, all 5 orbitals have equal energy
all 5 orbitals have equal energy but different in orientation. Equal energy but different in orientation. केवल वो ओरिएंटेशन में ही डिफरेंट होंगे, तभी तो ओरिएंटेशन क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। आपको बताया था एमएल क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ए ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल है, पांचों की डिफरेंट ओरिएंटेशन है। क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू डिफरेंट है तो डिफरेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, अब हम इन पांचों की बात करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले हम पांचों के बना लेते हैं, फिर हम नोड की बात करेंगे। अभी हम पांचों ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास, अब बताओ डी ऑर्बिटल के लिए मिनिमम n क्या होना चाहिए? डी ऑर्बिटल हो उसके लिए मिनिमम n क्या होना चाहिए? डी सबसे अगर है होना है तो मिनिमम n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। क्योंकि n इक्वल 3 होगा तो l की वैल्यू 0 1 2 तभी पॉसिबल है, और 2 जब पॉसिबल होगा तभी ये s है, ये p है और ये d है, तो d तभी पॉसिबल होगा जब n की वैल्यू क्या हो? 3। यस या नो? यस सर। तो क्या आप कह दूं कि 2d ऑर्बिटल पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 या तो 1। तो d पॉसिबल है क्या? सर 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन n इक्वल टू 3 के लिए पॉसिबल है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n बताइए जिसके लिए d पॉसिबल है, तो वो क्या होगा? 3। क्लियर है बात सबको? ठीक, अब मैं बनाता हूं 3dxy। ये नहीं समझ में आया सर, ये नहीं समझ में आया। ये बात नहीं समझ में आई? गुड, बढ़िया। देखो अब बताओ, ये बात समझ में आई जो मैंने यहां लिखा है? यस सर। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 होगा। अच्छा, यस सर। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 and 1 ओनली। यस सर। मतलब s पॉसिबल है 2s और 2p, और इस केस में क्या क्या पॉसिबल है? 3s 3p और 3d। बोले यस या नो? यस सर। अब बताओ, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2d पॉसिबल होगा क्या? हाँ मतलब सर, अब तो मुझे आगे 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 2d पॉसिबल अब हो आ सकता गया। है? नहीं, क्योंकि अगर 2d है तो इसमें n की वैल्यू है 2, तो 2 है तो 0 1 ही पॉसिबल है, तो 2d पॉसिबल हो नहीं सकता है। अगर मैं कहूं 3f पॉसिबल है क्या? 3f पॉसिबल है क्या? नो नो सर। सर। नो सर। सर अब गया बात। की वैल्यू होनी चाहिए 3, l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3। बोलो यस या नो? सर आ गया, अब आ गया। यस सर। 1 2 3 होता था तो ये s होता था, ये p होता था, ये d होता था और ये f होता था। तो यहाँ पे l की वैल्यू 3 पॉसिबल ही नहीं हो सकती। क्यों? 0 to n - 1 हो सकता है सिर्फ। तो ये अगर 3 है तो इससे कम ही होनी चाहिए यहाँ की वैल्यू, तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, तो 3f पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यस 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 सर, कर लेंगे। यस सर। अब आ गया सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग एक काम करते हैं कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं 3dxy का। 3dxy में सबसे पहले रेडियल नोड समझना है कितने होंगे। रेडियल नोड, तो रेडियल नोड क्या होंगे? n - l - 1। तो n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 2 - 1, तो रेडियल नोड 0। स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड 0। यस या नो? यस यस सर। सर। अच्छा, एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? l के बराबर 2 होगा कि नहीं? मतलब Yes, sir. 3dxy में आपका जो एंगुलर नोड है वो 2 है, रेडियल नोड कितना है? 0। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर तो डबल डंबल है कि नहीं, बताओ? यस सर। मतलब अगर हमारा ये x है और ये y है, चूंकि ये 3D में होता है और मैं बना 2D में रहा हूं, तो मुझे x y के ये बहुत अच्छे से लिखना है, एक्सिस ध्यान में रखना है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे चूंकि ये xy प्लेन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और यहाँ पे।
क्या मतलब इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने ही एरिया में केवल पाई जाती है जितना मैंने एरिया बनाया है यहाँ पे बस, और इसके अलावा कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ये इसकी खासियत। यस या नो? समझ गए बेटा? डबल डंबल है, 2 डंबल है, डबल डंबल है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या है कि इन्हीं डंबल के बीच में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी, बाकी कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाएगी। अब रेडियल नोड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर नोड है, मतलब नोडल प्लेन है। तो एक ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियस से पास हो, एक ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियस से पास हो लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई ना करे, आप मुझे बताइए वो कौन सा प्लेन होगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये प्लेन होगा कि नहीं? एक्स जेड वाई जेड, ये वाला प्लेन, यस, ये वाला प्लेन। तो अब देखो ये प्लेन का अगर हम नाम देना चाहें तो हम क्या देंगे? नाम अगर हम देना चाह रहे हैं तो आप सोचो ये वाला प्लेन है आपका, ये प्लेन है तो एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस इधर है तो एक्स एक्सिस है, और बाहर की तरफ कौन है? जेड, तो एक्स जेड होगा कि नहीं? और अगर ये वाला देखें तो ऊपर क्या है? वाई, बाहर की तरफ क्या है? जेड। तो इनका नाम दे देंगे। ये नोडल प्लेन यहाँ पे आपके कौन कौन से होंगे? नोडल प्लेन आपके 2 होंगे, ये वाला और ये वाला। दोनों, ये वाला कौन सा है? YZ प्लेन है, और ये वाला कौन है? XZ प्लेन है। यस या नो? बताओ बेटा। यस सर। ये तो वो हो गया जो प्लेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो लोग नहीं ऑब्जर्व कर सकते उनके लिए देखो कैसे, कि जिस एक्सिस में वो लाई करता है, एक्स और वाई एक्सिस में लाई करता है, तो जो एक्सिस बची उसके साथ ऐड कर दो, एक्स के साथ जेड, वाई के साथ जेड। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जो रट्टा मारना चाह रहे हैं मार सकते हैं, जो समझ सकते हैं कि ये वाई एक्सिस है, बाहर की तरफ जेड एक्सिस निकला होगा तो वाई जेड प्लेन हो गया। ये एक्स एक्सिस है और बाहर की तरफ आपका जेड एक्सिस निकला होगा तो एक्स जेड प्लेन है। कितने लोगों को ऑब्जर्व हो रहा है? ये सभी को हो रहा है? यस सर। यस सर। अगला देखते हैं। अगला है मेरे पास, अगर मुझे बनाना है 3D YZ का, एक आपका XZ हो गया, अब YZ का, XY हो गया, YZ का बनाना है। तो रेडियल नोड क्या? n-l-1, तो रेडियल नोड 0 ही आएंगे इसमें, इस केस में भी। बोले यस या नो? यस सर। ठीक। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड अभी भी L के बराबर ही तो होता है, तो वो 2 ही तो आएगा, करेक्ट? यस सर। अब अपन लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। सोचो, अब फिर से एक्सिस लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना है। अब चूंकि ये YZ एक्सिस है तो किसी को भी Y मान लो, किसी को भी Z मान लो, ठीक है? मतलब ये YZ प्लेन में लाई करेगा, Y0 प्लेन में लाई करेगा, मतलब YZ प्लेन के बिटवीन में रहेगा। तो देखने में तो सारे स्ट्रक्चर सेम लग रहे हैं, लेकिन इन प्लेन का बहुत ध्यान रखिएगा, करेक्ट? अच्छा बताओ, अगर मैं कहूं कि in 3dxy electron density does not lie along the x-axis, तो क्या सही है? In 3dxy electron density is 0 या probability of electron density is 0 in x-axis and y-axis, क्या सही है? यस। ये कभी आईआईटी में ट्रू एंड फॉल्स में आया था, ठीक है? आगे बोलते हैं। सर तो ट्रू होगा ना? हाँ ट्रू होगा, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी, यहाँ पे पाई जाएगी, यहाँ पे पाई जाएगी, यहाँ पे पाई जाएगी। बट अब इसमें नोडल प्लेन ढूंढने, आप बताइए नोडल प्लेन क्या यही वाला होगा और एक ये वाला होगा? अगर आपको दिखे तो हम इसको ऐसे पास कर दें तो इस वाले प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई नहीं करेगी और इस वाले प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई नहीं करेगी। तो ये दोनों प्लेन आपके नोडल प्लेन है, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, नोडल प्लेन है। अब ये जो नोडल प्लेन है इनका नाम क्या है? तो आप लोग समझो, ZXYX और बाहर की तरफ x आ रहा होगा तो क्या ये XZ प्लेन हो जाएगा कि नहीं? और ये वाला आपका y है और बाहर की तरफ x आ रहा है तो XY प्लेन हो जाएगा कि नहीं? बोलो यस या नो? यस सर। और जो लोग रट्टा मारना चाह रहे हैं तो जो एक्सिस नहीं है उसको जोड़ दो इसके साथ x, तो
तो zx, this is our x, तो xy. Yes या no? Yes, sir. बोले इतनी बात क्लियर है ना सबको? अच्छा, अब Yes, अगला sir. बनाते हैं 3D xy yz zx, ठीक है? 3D zx. अब समझिए इसका रेडियल नोट क्या होगा? n minus l minus 1, तो मतलब 3 minus आपका 2 minus 1, तो रेडियल नोट 0 हो गया. एंगुलर नोट इक्वल टू l इक्वल टू 2. क्या यही आएगा रेडियल नोट एंगुलर नोट? क्लियर है बात सबको? Yes, sir. Yes. अब हम इनका ग्राफ बना देते हैं, इनका मतलब वो बना देते हैं अपना स्ट्रक्चर जो आपका. तो आप एक्सिस क्या लिखेंगे? ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस. एक्सिस नहीं भूलना. देखिए हर बार मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, क्यों? मैं 3D में नहीं बना सकता, इसलिए मैं 2D में बनाने के लिए एक्सिस चेंज कर दे रहा हूँ. अब एक्सिस में एक तो इन्हीं एक्सिस के लॉन्ग होगा ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी सिर्फ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी सिर्फ, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाएगी. अब बताइए यहाँ पे नोडल प्लेन कौन से हैं? क्या यही नोडल प्लेन है? ये वाला नोडल प्लेन है, एक ये वाला नोडल प्लेन है. यस या नो? बताओ. Yes, sir. अब ये नोडल प्लेन Yes, के नाम बता सकते हो आप क्या होंगे? X, Y और Z, Y. ये क्या होगा? जेड एक्स जेड वाई, और ये क्या होगा? एक्स वाई. क्या बात समझ में आ रही है? ये आपका जेड एक्सिस से ऊपर की तरफ, तो बाहर की तरफ क्या होगा? वाई, क्योंकि वाई ही बचा है, ठीक है. और ये आपका एक्स है, तो ये बाहर की तरफ क्या होगा? वाई. तो एक्स वाई प्लेन. क्या 3D में सबको ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हो रहा है. तो ये नोडल प्लेन आपके हो गए. मैंने 3 बना दिए हैं, ये तीनों सिमिलर हैं. कौन? 3dxy और dyz और dzx. तीनों ही हैं, तीनों ही सिमिलर तरह के स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए मैंने इनका स्ट्रक्चर बना दिया है. नोडल प्लेन भी दिखा दिए, चूंकि यहाँ पे रेडियल नोड नहीं है तो फिर रेडियल नोड की कोई बात नहीं कर रहा हूँ. नोट करो बेटा इसको. चलो नोट करो इसको. फिर मैं आगे बढ़ूं. सर हो गया. हो गया? चलो. अच्छा, नेक्स्ट वीक में जो भी आप लोगों के स्कूल लेवल पे एग्जाम आ रहा है, ठीक है, उसकी मैं क्लास रख लूंगा एक्स्ट्रा. ओके. कुछ लोगों के स्कूल में कुछ कुछ एग्जाम आ रहे हैं ना, वो चैप्टर आ रहे हैं ना वहां पे. Sir, chemical bonding और classification. केमिकल बॉन्डिंग और क्लासिफिकेशन ना. Yes, sir. ठीक है, वो सब कर लूंगा. स्कूल लेवल पे ले लूंगा मैं क्लास. नेक्स्ट वीक में मेरी क्लासेस थोड़ी कम हो जाएंगी तो मैं उसी में. अब देखो डी सब सेल में आपका आ जाता है 3D x स्क्वायर y स्क्वायर. अब ये तीन तो हमारे सिमिलर बिहेवियर कर रहे थे कि इन बिटवीन एक्सिस थे. तीनों ही क्या थे? इन बिटवीन. एक्सिस अगर ये है और एक्सिस अगर ये है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती थी. ये क्या होंगे? अलोंग द एक्सिस होंगे. यहाँ पे आप बताइए मुझे कि आपका रेडियल नोड कितने हैं? n minus l minus 1, तो n है 3, l है 2 minus 1, तो 0 है कि नहीं? बोलो यस या नो.
क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा इसका ग्राफ बना, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। वो क्या है अपने पास कि along the axis है, तो along the axis होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। along the axis है तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे मतलब पूरी, अगर ये आपकी x एक्सिस है तो ये आपकी y एक्सिस है, सारे की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हीं लोब के बीच में पाई जा रही होगी और कहीं नहीं पाई जा रही है, ठीक है। अब इसमें आपको रेडियल नोड बताना, तो एक तो ये होगा और एक ये होगा, बोले यस या नो? यही दो Yes, sir. प्लेन होंगे जिनमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी, ठीक है। आपका ये अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ इस वाले में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस इज 0, तो क्या सही है? सही है। Probability of finding electron in between x and y axis is 0. सही है सर। सही है? Yes, sir. के between में तो probability of finding 0 होगी, correct? और अगर मैं कहूँ कि probability of finding electron along the x axis and y axis is maximum, तो क्या सही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे हमारा नोडल प्लेन है between x and y axis, ठीक है। बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच में नोडल प्लेन आपके लाई करते हैं, ठीक। अब अगली बात करते हैं कि आपका जो अगला है बेबी शूटर लाइक स्ट्रक्चर, वो है 3D जेड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा अलग हटके है इसमें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस दो ही एक्सिस हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपकी जेड एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस। तो इसमें जेड एक्सिस के अलोंग आपका एक लोब होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से। और अब समझिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही है सब जगह जेड एक्सिस के अलोंग। एक और सर्कुलर पाथ होगा, वो देखिए कौन सा है। एक इसके आसपास एक सर्कुलर पाथ होगा इस तरह से, और उस पाथ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी। मतलब इतने यहाँ पे जो गोला बना है इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी, करेक्ट। तो अब इसमें नोड किस तरह का होता है? तो इसका बेबी शूटर लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ये प्योर ना डबल डंबल है ना तो सिंगल डंबल है, इसको बेबी शूटर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके यहाँ पे जो बीच में जगह खाली है, अब ये जो आपका रिंग है, ये रिंग किस प्लेन में होगी? सोचो किस प्लेन में होगी? सर Z और X। नहीं, ये आपकी रिंग ऐसे रखी है, मतलब अगर ये लोब है तो रिंग इसके आसपास रखी है। तो अगर ऊपर जेड है XY तो XY XY प्लेन, ये X प्लेन और बाहर की तरफ निकल रही होगी Y प्लेन। इसको ऐसे समझो कि प्लेट है और प्लेट के बीच में होल है, उसमें लोब घुसा दिया। क्लियर है बात? अब इसको समझो, ये है, ये अब आपको दिख रहा है ये, ठीक है। Yes, sir. इसके बीच में घुसा दिया तो एक ऊपर लोब एक नीचे लोब और इसके आसपास ये रिंग। तो क्या ये कौन सा, अगर ऊपर वाला जेड एक्सिस है तो ये कौन सा होगा? XY प्लेन तो ये होगा। यस सर, XY प्लेन तो XY होगा ना, इधर X जी सर। और इधर Y, करेक्ट। तो ये इस तरह से एक प्लेट है जो हॉलो है, उसके बीच में घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके अलावा अब सोचो अगर ये बीच में रखा हुआ है तो इसके अलावा जो खाली जगह है तो पूरी खाली ही होगी ना। केवल इस जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है सर्कुलर पार्ट, इसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही है और बीच में जो ये आपका लोब है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही है।
क्या और बाकी पार्ट खाली होगा कि नहीं खाली होगा? Yes, sir. ठीक। Yes, अब sir. यहाँ पे नोडल प्लेन एज सच नहीं पाए जाते हैं, एक नोडल सरफेस पाया जाता है, वो भी कोनिकल शेप में। देखिए कैसे। अब मैं एक कोन बना रहा हूं, आप देखिएगा। ये एक ऐसा प्लेन है, इसको नोडल सरफेस बोलते हैं। एक ऊपर का कोन और एक नीचे का कोन, मतलब टू नोडल, टू एंगुलर नोड है, टू एंगुलर नोड, या इन्हीं को बोलते हैं नोडल सरफेस। क्योंकि ये एक तरह से कोई प्लेन नहीं है, मतलब जैसे प्लेन क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, जैसे कॉपी है तो ये प्लेन है, ठीक है, तो ऐसे होता है। लेकिन ये एक तरह का नोडल सरफेस होता है कोनिकल शेप में, ठीक है, कोनिकल शेप में, और ये ऐसे रखा होगा इस तरह से। अब सोचो ये कैसे हो रखा होगा। अगर मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है इस तरह से, सोचो, तो अब इसमें कोन कैसे रखा होगा वो भी मैं दिखा देता हूं कैसे रखा होगा। एक पेज चाहिए मुझे जो कि कोन बना दे। ठीक, अब देखो बेटा, दिख रहा है तुम्हें? होगा, बोलो यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें ये आपका, मान लो मैं लोब बना देता हूं ऐसे, जो आपका लोब है ये, और अब इस तरह का होगा। अब इसके अंदर लोब दिख रहा है आपको, एक ये रेड कलर का अंदर दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. मतलब वो ऊपर वाला लोब है, और ये जो व्हाइट कलर का है नीचे वाला लोब है, और ये यहाँ पे रखा हुआ है। अभी दिखा? यस या नो? Yes, yes, sir. आपको दिख रहा है ऐसे? Yes, sir. दिख रहा है. ठीक है, तो Yes, ये sir. आपका है इस तरह से, ये आपका नोडल सरफेस होगा, जिस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके बीच में जो खाली होल, जो इसके बीच में खाली है, होलो है, इसमें क्या होगा, पूरा खाली होगा, क्योंकि रेड जो लोब है, रेड वाला पार्ट है, उतने में ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके आसपास जो रैपर है वो क्या है, वो पूरा ऐसा सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ेगी ही नहीं, और ये इसके बीच से ऐसे जा सकता है, ऐसे इसके बीच से जा सकता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे पड़ेगी नहीं। क्या क्लियर बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सही। तो ये दो, एक ऊपर ऐसा एक कोन होगा, एक नीचे कोन होगा, तो टू एंगुलर नोड या नोडल सरफेस इनको कह देते हैं। एक्चुअल में नोडल प्लेन नहीं होते हैं, इनको नोडल सरफेस बोलते हैं। क्या क्लियर है सबको बात? Yes, sir. सर वो पूरे कोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी कि सिर्फ वो छोटे? पूरे कोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने, ये जो आपका प्लेट, ये पूरा सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। अब सोचो, ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। क्या समझ रहे हो? Yes, sir. सर ये कोन बाकी स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं बन सकता था ना, 3D(x²) उस सब के लिए? बाकी स्ट्रक्चर्स के लिए पॉसिबल नहीं था, सिर्फ ये बेबी शूटर लाइक स्ट्रक्चर के लिए ही पॉसिबल है। क्लियर? इसीलिए मैंने बोला कि अलग बिहेवियर करता है, और जब अलग बिहेवियर करता है तो आईटी वाले उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, यस सर। इतनी बात सबको समझ में आई? अभी मैंने कहीं भी रेडियल नोड और उनकी सबकी बात ही नहीं करी, और रेडियल नोड अभी तक जितने भी बताया सब में 0 थी। यस या नो? Yes, sir. अब मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूं भाई रेडियल नोड कैसे बनाते हैं। अगर इसमें आ जाए तो रेडियल नोड कैसे बनाते हैं। आप लोग मुझे बना के बताएंगे 4DXY का पूरा स्ट्रक्चर आप बना के बताएंगे।
पूरे नोड क्लियर दिखने चाहिए सब कुछ। बना लिए सभी ने? Yes, sir. देखो यहाँ पे रेडियल नोड कितने होंगे? n माइनस एल माइनस वन, तो n है 4, l है 2 माइनस 1, तो आपका रेडियल नोड 1 आ जाएगा। और एंगुलर नोड आपका l इज इक्वल टू 2। क्या क्लियर है सबको रेडियल नोड और एंगुलर नोड? Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब हमें ये बताओ ये किस एक्सिस में है? x और y एक्सिस में। यस सर। Yes, sir. और y एक्सिस में बना दिया गया। और x y एक्सिस में है तो ये इन बिटवीन एक्सिस है, ये दोनों अराउंड द एक्सिस वाले तो नहीं है। x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर अराउंड द एक्सिस होते हैं, बट ये बाकी तीन जो होते हैं वो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। ठीक है, अब यहां से इतना तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां लाई करेगी। अब एंगुलर नोड भी आपको दिख रहे होंगे, क्या यही वाला एंगुलर नोड है? ये एक प्लेन होगा और Yes, sir. एक प्लेन ये होगा। ये सबको दिख रहा है? Yes, sir. करेक्ट। अब एक किसी r डिस्टेंस में रेडियली घूम जाएंगे हम, एक r डिस्टेंस में रेडियली 3D में घूम जाएंगे। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी कि नहीं? ये सभी जगह आपके साई स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। यस या नो? क्या यही स्ट्रक्चर होगा 4dxy का? सर पर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ना, तो वहाँ पे 0 क्यों होगा? ये चूंकि इसमें एक नोड बन गया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी, लेकिन इतने एरिया में नहीं पाई जाएगी। अच्छा, ओके सर। वो r निकलेगा कैसे? कि r कैसे निकलेगा? तो r निकालने के लिए आपको उसके साई का फंक्शन पता होना चाहिए। तो फंक्शन पता होगा, उसको साई स्क्वायर करो इक्वल टू 0 कर दो, तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी कि हाँ न्यूक्लियस से कितनी दूर जाने पे वो चीज मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। करेक्ट? सर जो रेडियल नोड है सर, वो सर लूप को काटते हुए जा रही है। अब मैं तो हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो कि अब काटते हुए कि नहीं, ये तो बनाने का तरीका मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा। लेकिन हाँ अगर आप देखेंगे तो इतना एक ऐसा एरिया होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी। तो उसको हम क्या, ये जितने r डिस्टेंस में होगा उतने r डिस्टेंस में ये भी होगा, जितने r में ये होगा उतने r में ये होगा। मतलब रेडियस सबके लिए सेम होगी चारों के लिए। तो चाहे यहां से मैं r डिस्टेंस इधर चलूंगा तो मुझे नोड मिलेगा, इतना ही r डिस्टेंस में पीछे चलूंगा तो मुझे नोड मिलेगा। क्या क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. ठीक। तो आप कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको अगर एक और बनाना हो, मान लो अब रेडियल नोड 2 आ जाएंगे, तो या तो एक पहले आएगा एक बाद में आएगा। अब वो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा वो तो उसके साई फंक्शन से पता चलेगा। बाकी हमको केवल ये पता है कि 2 रेडियल नोड है, तो हम 2 रेडियल नोड किसी एक r1 डिस्टेंस में एक r2 डिस्टेंस में बना देंगे। क्लियर है बात बता सबको? Yes, sir. ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब जितना था आपका मतलब जो भी साइज से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, तब मैं अगली क्लास में आपको लेके आऊंगा रेडियल वेव प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला फंक्शन। और वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, वो सिर्फ एडवांस में ही उसके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं सबसे बाद में पढ़ाऊंगा, ताकि जब पहले आप ये पूरा सब समझ के आएंगे तब मैं उसको यूज करूंगा। क्या क्लियर है इतना बात? Yes, sir. Yes, sir.
अब क्वांटम नंबर भी क्लियर हो गए हैं आपको, और इनके मतलब आपको ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, एस का, पी का, डी का, और नोड भी क्लियर हो गया है कि नोड कैसे बनाते हैं और नोड कैसे निकालते हैं। पिक्चर बहुत बढ़िया। अब हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ ए सबसेल या एनर्जी ऑफ ए सेल, ठीक है। एनर्जी ऑफ, अगली हेडिंग डालिए, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कल की क्लास में मॉड्यूल पे मैं आज बहुत सारे मॉड्यूल में और टिक करके भेजूंगा, वो सारे क्वेश्चंस करने होंगे। और अगली क्लास, कल तो होगी नहीं, संडे को छुट्टी रहेगी, तो जिस दिन आपका नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं इस पे कराऊंगा, जो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इस जगह पे, चाहे वो ग्राफ से रिलेटेड हो चाहे इससे रिलेटेड हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन इन पर अप्रोच करते हैं। सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे हम मॉड्यूल के। एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखिए अब एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल बता दें मेरे को 3s 2s 4s 5f कुछ भी, ठीक है, तो मैं उनकी एनर्जी बता सकता हूं क्या? बता सकता हूं क्या? किसी को पता है कैसे एनर्जी बताते हैं? नहीं। लिखिए, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, energy of atomic orbital is classified in two categories. Energy of atomic orbital is classified in two categories. First category क्या है? Energy of single electron system. Single electron system कौन था? बोर्स, याद है? Yes. और energy of multi-electron system. Energy of single electron system and energy of multi-electron system. अच्छा, मैं लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल लिखा चुका हूं तुम लोगों को? यस सर, आपने लिखा दी। Yes, sir. ठीक है, सही। तो एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये दो हमें पढ़ना है। देखो, एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो हम बता सकते हैं, और पीछे हम बता भी चुके हैं, एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल चुके हैं। बट एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम उसकी एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकाल सकें, बट हम उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कंपेयर कर सकते हैं, वो क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, energy of single electron system, energy of single electron system. Energy of single electron system, इसमें लिखिए, in this case सिंगल इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो कौन होगा? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। इन दिस केस एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली अपॉन, इन दिस केस एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, depends upon only principal quantum number। किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या समझ गए बेटा? ये कह रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करेगा, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। क्या क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे Yes. पास मैं ये y एक्सिस में ग्राफ खींच रहा हूं, ये मेरा एनर्जी बता रहा है कि एनर्जी y एक्सिस में बढ़ेगा। अब मेरे पास सबसे छोटा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 1s है। बोलो, अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल होगा? बोलो,
n की वैल्यू अगर 1 है Yes, sir. तो होगा, तो ये केवल 1s ही तो पॉसिबल है। यस सर। Yes, sir. क्या 1p पॉसिबल है क्या? नहीं। No, sir. अब सोचो इस 1s की एनर्जी किसके साथ कंपेयर कर रहा है? इसकी तो एनर्जी आप सबसे लोवेस्ट ही हो, ठीक है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1। क्या 0 हो सकता है क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? No, हो sir. सकता है। तो अगला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 2s and 2p। क्या n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 and 1। 0,1 तो 2s पॉसिबल हो सकता है, 2p पॉसिबल हो सकता है, दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल है। अब बताओ क्या 2s की एनर्जी इक्वल टू 2p होगा कि नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि Yes. नंबर दोनों के सेम है। बोले यस या नो? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोला है केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का ही 2 2 है, तो बताओ उनकी एनर्जी भी इक्वल होगी कि नहीं? यस सर होगी। Yes, sir. Yes, sir. अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या क्या पॉसिबल होंगे? 0, 1, 2 0 1 2, तो मतलब 3s 3p 3d। क्या इन तीनों की एनर्जी इक्वल होगी? यस सर। 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, लेकिन क्या 2s से ज्यादा होगी? यस सर। ज्यादा होगी। एनर्जी ऊपर बनाइए, ठीक है, 1s से 2s की ज्यादा होगी और 2s से 3s की ज्यादा होगी, लेकिन 3s 3p 3d की इक्वल होगी। क्यों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। अभी समझ में आई बात? यस सर आ गई। अब अगर n इक्वल टू 4 लें तो क्या पॉसिबल होगा? 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f। यस सर। यस बता दो, n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, मतलब 4s 4p 4d 4f। बताओ बेटा। Yes, sir. यस सर। तो ये एनर्जी इक्वल हो गई। ऐसे ही 5s 5p 5d 5f 5g, ये आपकी सारी एनर्जी इक्वल होंगी कि नहीं? क्योंकि n की वैल्यू अगर 5 है तो l की वैल्यू 1 2 3 4 होगा, तो क्या यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? 5s 5p 5d 5f 5g। यस या नो? Yes, यस sir. सर। ठीक है। Yes, sir. मैंने बोला लेकिन 5s की एनर्जी इन सभी से ज्यादा होगी, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस क्या दिखा रहा है? एनर्जी का ग्राफ दिखा रहा है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक। तो एनर्जी जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं, मान लो हीलियम हाइड्रोजन है, लिथियम 2+ है, हीलियम प्लस है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उन सभी की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लीजिए, एनर्जी का ऑर्डर बता दीजिए, बहुत ही आसान होता है। यस या नो? सर। यस सर। यस अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट है एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्यों डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्यों उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। हमने बोर्स के केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो एक न्यूक्लियस था, एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, सिंपल, हमने उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लिया, काम हो गया। अब सोचो वहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? क्या सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को तो अट्रैक्शन होगा? क्या इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन तो फिर उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। यस या नो? सर। अच्छा मान लो 2 है तो Yes, sir. चलेगा, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या उनको सबको कंसीडर कर पाना आसान है? नो सर। ठीक है, इसलिए उसका कोई एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, और यही बोर्स की ड्रॉबैक था कि बोर्स मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में कुछ बात नहीं कर पाए। करेक्ट? और आपका स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था, स्टार इफेक्ट, और आपका एक और कौन सा था? जीमान इफेक्ट। हाँ, ठीक है। Imani. अब अगला लिखिए एनर्जी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
इसमें लिखिए एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, energy in multi-electron system depends upon energy in multi-electron system depends upon energy in multi-electron system depends upon principal quantum number as well as azimuthal quantum number. Principal quantum number as well as azimuthal quantum number. Principal quantum number as well as azimuthal quantum number. ठीक है, दोनों पे ही डिपेंड करता है. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखिए. एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, energy in multi-electron system is decided by energy in multi-electron system is decided by n plus L rule. n plus L rule. Principal quantum number और azimuthal quantum number दोनों का एडिशन पे. तो n और L दोनों पे डिपेंड कर रहा है. तो n plus L रूल के से हम डिसाइड करेंगे क्या एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अब n plus L रूल क्या कहता है? इफ, इसमें लिखिए पहला पॉइंट n plus L रूल में हेडिंग डाल के n plus L रूल, और उसमें लिखिए पहला पॉइंट if n plus L value is high, if n plus L value is high, then energy of that atomic orbital, then energy of that atomic orbital. सर रिपीट कर दीजिए. फिर से बोल देता हूँ. If n plus L value of atomic orbital is high, if n plus L value of atomic orbital is high, then energy of that atomic orbital is also high. Then energy of that atomic orbital is also high. Then energy of that atomic orbital is also high. Second point लिखिए. If n plus L value of atomic orbital is low, if n plus L value of atomic orbital is low, then energy of that atomic orbital is also low. Then energy of that atomic orbital is also low. Energy of that atomic orbital is also low. Point number 3. If n plus L value of both atomic orbital, if n plus L value of both atomic orbital, if n plus L value of both atomic orbital are equal, if n plus L value of both atomic orbitals are equal, then the atomic orbital with higher principal quantum number, then atomic orbital with higher principal quantum number, then atomic orbital with higher principal quantum number has higher value. Then atomic orbital with higher principal quantum number has higher value. तो तीनों पॉइंट समझ गए. अगर n plus L वैल्यू हाई है तो आपका एनर्जी भी हाई होगा. अगर n plus L वैल्यू इज लो है तो आपका एनर्जी भी लो होगा. और अगर n plus L वैल्यू दोनों की बराबर है तो जिसका n की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एनर्जी ज्यादा होगा. क्या सबको समझ में आई बात ये? यस सर. यस सर. करते हैं. क्वेश्चन है कंपेयर एनर्जी ऑफ given atomic orbitals. ठीक है. अब आपको दिया है 4s and 3p. करेक्ट. अब बताओ 4s and 3p हमें देखना है. 4s and 3p. अब 4s plus L कितना होगा? 4 plus 0
4 आएगा कि नहीं? इसके लिए n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू सर आपका सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, फॉर डिस्टर्बेंस। कौन है? रुद्राक्ष का? सर हरिओम राजपूत। तो बेटा 4s में n की वैल्यू कितनी है? 4। l की वैल्यू कितनी है? 0। तो 4 आ गया कि नहीं? 3p में बताओ n plus l का है। l की वैल्यू कितनी है? सर फिर फोर तो हो रहा सर। सर, समझ में नहीं आ रहा। तो 4 आ जाएगा कि नहीं? अब बताओ। समझ नहीं आ रहा सर। हाँ समझ नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस Voice- सर, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा तो माइक ओपन है हरिओम राजपूत। हरिओम 1 राजपूत। मिनट। कौन किसकी ओपन है माइक? सर जयदीप सर के माइक से आवाज आ रही है। सर, है। यस सर, जयदीप तो सर का हरिओम लीव कर दिया शायद। तो जयदीप ने लीव कर दिया। तो कोई फेक तो नहीं था? फेक आईडी? नहीं जयदीप सर होंगे, आते रहते हैं। हरिओम था क्या वहां पे? सर हरिओम। हाँ सर, Yes, हरिओम sir. राजपूत। चलो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4s के केस में क्या है? n plus l रूल लगा दिया। 3p में क्या है? n plus l रूल लगा दिया, दोनों बराबर आ गए। अगर अब दोनों बराबर हैं तो क्या क्या बताया है? थर्ड रूल क्या कहता है? जब दोनों बराबर है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका बड़ा है उसी की वैल्यू बड़ी होगी ना? यस सर। बताओ कौन होगा? 4s की वैल्यू ज्यादा होगी देन 3p से, या से? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, 5s वर्सेस 3s। 4s 5s एंड 3p कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें 5s n plus l करेंगे तो 5 plus 0 कितना आ गया? 5। और इसमें 3 n plus l करेंगे तो 3 plus 1 कितना आ गया? 4। अब बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 5s। तो 5s की एनर्जी ज्यादा है देन 3p से। ये सबको समझ में आ रही बात की नहीं? Yes, जो मैं sir. कह रहा हूँ, ठीक है। सो ऊपर वाले केस में इक्वल थी ना? बढ़िया से क्वेश्चन होते हैं, कोई भी ऐसा होता नहीं है। अब जैसे मान लो मैं कह दूं कि 4s है, 5p है, 3s है, सॉरी 3p है, ठीक है, और आपका 6d है। ये है, या हम इसको कहते हैं 4d है, करेक्ट? ऐसे कर देते हैं। अब इनकी एनर्जी के ऑर्डर में इनको बनाओ, ठीक है। एनर्जी के ऑर्डर में बताना है तो 4s लिख लीजिए, 5p लिख लीजिए, 3p लिख दीजिए, 4d लिख दीजिए। अब इनकी n plus l बताइए। ये क्या 4 plus 0 होगा? Yes, sir. और ये 5 plus 1 होगा, तो ये 4 आ गया, ये 6 आ गया। और ये कितना होगा? 3 plus 1 होगा, कितना आ जाएगा? 4। और ये 4 plus 2 होगा, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। अब बताओ इनका एनर्जी सबसे ज्यादा पहले किसकी होगी? 5p। 5p। इनकी दोनों की तो इक्वल एनर्जी है। अब इक्वल है तो क्या देखेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ किसका ज्यादा? 5p। 5p। फिर कौन आएगा? 4s। सर 4s। और देन 3p। क्या आप ऑर्डर भी बना लेंगे बेटा? यस सर। मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ n plus l रूल ही तो लगाना है, करेक्ट है बेटा? यस सर। चलो अब अगला हेडिंग डालिए। ये आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। अगला लास्ट टॉपिक है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म है ऑलमोस्ट, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ये, सर इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होएगा? पीरियोडिक टेबल। ओके सर, देख लिया सर। लिख लिया? हाँ क्या बेटा? आवाज कट रही बेटा तुम्हारी।
पर इसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलो अब लिखिए रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, rules for filling of electrons in atomic orbitals, rules for filling of electrons in atomic orbitals. अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा 2 8 18, याद है? बोल जाए अब। यस सर, यार यस सर सर 288 करते थे। अब मैं आपको वो आपके साथ कि आपके साथ हमेशा छलावा हुआ है, जितनी केमिस्ट्री आपने इसके पहले पढ़ा है वो किसी काम की नहीं थी, अभी जो पढ़ रहे हैं वो एक अलग लेवल का है, ठीक है। तो जो पहले 2 पढ़ा था उसका कोई यूज नहीं है। यस सर। अपन लोग कुछ नया यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो रूल्स मैं लिखा रहा हूँ उन रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और फिर हम लोग उसको आगे करेंगे। तो 9 10 में केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आप लोग रट रट के थक गए होंगे, कोई मतलब नहीं था उसका, ठीक है बेटा। जूनियर्स को मत बता देना ऐसा होता है, ठीक है, बेचारे मुंह माया से दूर उठ जाएंगे, क्लियर है? सर वो पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। बताएंगे ही क्यों? क्योंकि 10th का एग्जाम भी तो इम्पोर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो मुंह माया एजुकेशन से दूर पॉलिसी उठ आ जाए। चुकी है सर, चेंज हो जाएगा ये सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, न्यू एजुकेशन। अच्छा वो लगने में बहुत टाइम लगेगा बेटा, देव। हाँ वो 15 यार साल 23 तक लगेगा सर। हाँ 35। हो सकता है तब तक तुम्हारी शादी वादी हो जाए। ठीक है चलो देखो, अगला पॉइंट है, पहला रूल है अहबाउ रूल, आप लोगों ने सुना होगा शायद, यस सुना है कि नहीं? यस सर। नाम जानते हैं। ठीक है, अहबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, ये रूल आपको स्कूल में लिखने के लिए आएगा, राइट अबाउट द अहबाउ रूल। तो पूरा जैसे मैं लिखा रहा हूं ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, electrons are filled in different atomic orbitals. Electrons are filled in different atomic orbitals. Different atomic orbitals in increasing order of their energy. In increasing order of their energies, in increasing order of their energies, comma, means lowest energy orbital is filled first, comma, means lowest energy orbital is filled first. सर रिपीट कर दीजिए। According to this rule, electrons are filled in different atomic orbitals. Electrons are filled in different atomic orbitals in increasing order of their energies. In increasing order of their energies, comma, means lowest energy orbital is filled first. Means lowest energy orbital is filled first, then higher energy orbital is filled, then higher energy orbital is filled. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, अहबाउ रूल follows, Ahbau rule follows n plus l rule. Ahbau rule follows n plus l rule. मतलब इसमें जो एनर्जी डिसाइड करेंगे वो n plus l रूल से ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब समझिए क्या होता है। तो इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूं पहले, ठीक है। एक पहला तरीका जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, आपको n plus l रूल लगाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए ऐसे लिख देता हूं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f
5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 6g। ऐसे आप सारे एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने लिख दिया। सर देखो 5F के बाद सर 5G नहीं लगाएंगे आप? बताओ n इक्वल टू 5 है तो क्या 4 पॉसिबल है वैल्यू? मतलब 5 पॉसिबल है क्या? आपका n इक्वल टू 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, करेक्ट है? तो यहाँ पे आपका g भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे g भी पॉसिबल है। लेकिन चूंकि हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड ही है, तो वहां पे g तक अभी तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं, तो इसलिए उसके आगे लिखते नहीं है, बट इसमें g पॉसिबल होगा। और ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि किसके लिए कौन सा पॉसिबल होगा, मैंने तरीका बता दिया। अगर n पता है तो l की वैल्यू क्या क्या होंगी ये सबको पता है। बोले यस या नो? यस यस सर। बहुत बढ़िया। अब मैंने ये बिल्कुल 1s में पीरियड नंबर 1 में कौन कौन पॉसिबल होगा, पीरियड नंबर 2 में कौन कौन पॉसिबल होगा, n इक्वल टू 3 के लिए कौन कौन प्लस 4 5 सब के लिए लिख दिया। अब इनको इस ऑर्डर में लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले पीछे जाओ फिर आगे आओ, पीछे जाओ आगे आओ, पीछे जाओ आगे आओ, पीछे जाओ आगे आओ, पीछे जाओ आगे आओ, इस तरह से फिलिंग करनी, ठीक है? अब समझ रहे हो कैसे? मतलब यहाँ पे मैं डैश डैश करके दिखा दूं तो आप ऐसे जा रहे हैं बार बार, ठीक है? यहाँ से फिर आप पीछे ऐसे जाए, यहाँ से फिर आप पीछे ऐसे जाए, यहाँ से फिर आप पीछे ऐसे जाए, यहाँ से आप फिर ऐसे पीछे जाएंगे और फिर आगे आएंगे। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, इसमें n+l रूल लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप n+l रूल लग जाएगा। मतलब सबसे छोटी एनर्जी किसकी है? 1s की, फिर 2s की, देखो 1s, फिर पीछे गए 2s, फिर पीछे गए 2p, फिर कौन है 2p के बाद कौन आएगा? 3s। यस या नो? देखते जाओ। ये मैंने ये एरो अलग अलग लगाया है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, नीचे की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर पीछे गए, क्या बन रहा है? 3p। बोलते जाओ। 3p के बाद क्या है? 4s, 4s के बाद क्या है? 3d, और 3d के बाद क्या है? 4p, 4p के बाद 5s, ठीक है? और 5s के बाद 4d, और 4d के बाद 4p, सॉरी 5p, 5p, और 5p के बाद 6s। ऐसे जितना जाता जाए वो उतना आप जा सकते हैं आराम से, ठीक है? तो ये आपका पूरा एनर्जी का ऑर्डर। आप क्या चेक करो, इसको क्रॉस चेक करो सभी को, क्या एनर्जी का ऑर्डर सही है कि नहीं, वो चेक कर लेना आप लोग, लेकिन मेरे लिए तो क्रॉस चेक है। तो क्या करते हैं, कुछ लोग इसको रट्टा मारते हैं, 1s फिर 2s फिर 3s, ऐसा रट्टा मारते हैं। मैं तो भाई रट्टा मारने में थोड़ा कम विश्वास करता हूँ, तो मैं ये बना लेता हूँ और फटाफट ऐसे ड्रैग। यस या नो? सही बात है कि नहीं? सर 3D तक का याद है सर। हाँ 3D तक याद है, लेकिन अगर आगे भी जरूरत पड़े तो ये आपको हमेशा काम आएगा, कभी ये फेल नहीं होगा। करेक्ट है बेटा? यस यस सर। यस सर। चलो बना लो बेटा इसको। सर एक बार सर 9th में पढ़ा था ये n+l रूल ऑफ अबाउट प्रिंसिपल। क्या बेटा क्या कह रहे हो? सर 9th में सर एक बार ये सब पढ़ा था, अबाउट प्रिंसिपल और n+l रूल। अच्छा पढ़ा? यस सर। अरे तो बहुत बढ़िया, फिर तो तुम लोग कमाल। मैं ICSC था। CBSE में पढ़ा होगा, ICSE में नहीं था। नहीं CBSE में नहीं था ये। कोई बात नहीं बेटा, नहीं सर, अरे इसको ICSE में भी पढ़ा था नहीं पढ़ा था कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अभी इसमें लिखो। अभी तो इतना सिंपल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन देखने से क्वेश्चन कितने कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, मजेदार, मतलब दिमाग हिलाते। आईआईटी का एक क्वेश्चन तो मुझे बहुत पसंद है, पैराग्राफ में आया था, वो मैं कराऊंगा आपको, बहुत मजेदार क्वेश्चन। मतलब अभी 2 दिन तो लगेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस और ये सब कुछ करने में, 2 क्लासेस और लगेंगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको हटा दें। यस सर।
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। आप तो बताया कि पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को भर दो और जब लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल भर जाए तो हाईएस्ट में जाओ। अच्छा देखो इसको हम कैसे समझते हैं। लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल मतलब सबसे गरीब आदमी, पहले सबसे गरीब आदमी को दो, फिर उससे अमीर को, फिर उससे अमीर को, फिर उससे अमीर को। तो हम लोग दयालु आदमी ना, पहले अगर हम मंदिर जाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन मतलब पैसे वितरित करते हैं, तो ऐसे हम जा रहे हैं एटम के पास तो उसको इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन देते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे, सबसे गरीब भिखारी कौन है, मतलब भिखारियों में भी जो सबसे गरीब है उसको पहले देंगे, फिर उससे बड़ा भिखारी, फिर उससे बड़ा भिखारी। क्लियर है? ऐसे करके, ठीक है। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। इसमें लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, no two electrons in an orbital, no two electrons in an orbital, no two electrons in an orbital have same values. No two electrons in an orbital have same values for all set of 4 quantum numbers. For all set of 4 quantum numbers. No two electrons in an orbital have same values for all set of 4 quantum numbers. आपको इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ, ठीक है। इसी में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, an atomic orbital can accommodate an atomic orbital, sorry, an orbital can accommodate maximum 2 electrons. An orbital can accommodate maximum 2 electrons. अब मेरी एक बात समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये चीज का कंफ्यूजन रहता है कि what is the difference between orbits and orbitals? आप बता सकते हो क्या डिफरेंस? ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। सर ऑर्बिट शेल को कहते हैं और ऑर्बिटल्स शेल्स के सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जितने आपने बोर्स मॉडल में पढ़े थे कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। तो ये एक आपका ऑर्बिट है जिसमें सर्कुलर पाथ है जिसमें वो घूमता है। ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाई जाती है, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या होता है, आपका स्क्वायर बॉक्स में बनाया जाता है और इसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ऑर्बिटल वो है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, और ऑर्बिट वो है जो वो सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या क्लियर हो गया सबको ऑर्बिटल और ऑर्बिट्स में डिफरेंस? सर ऑर्बिटल सबशेल होता है। ऑर्बिटल हम ये कह, ऑर्बिटल सबसेल नहीं होता है, सबसेल के भी नीचे ओरिएंटेशन होता है। पहले होता है सेल, फिर होता है सबसेल, और सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स। जैसे डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है। यस या नो? यस सर। अब ये क्या बात कह रहा है? सबसे पहली बात समझो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब समझिएगा, एक हमारे पास ये आपका पी सबसेल है, इसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात कर रहा हूं और चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिख रहा हूं, N, L, Ml और Ms, ठीक है। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं पूरे। तो उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं क्या कह रहा हूं कि n की वैल्यू है 3, 2, 0, ठीक है। या मैं इसको कह दूं 3, 1, 0 और ये +1 है, ठीक है, क्योंकि p की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने ये करा
3 और L की वैल्यू 1 है और ml की वैल्यू 0 है और ये +1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, n = 3 है, मतलब ये 3 हो गया और ये p है, n = 1 है तो 3p हो गया और ये 0 है तो 3pz हो गया। बोलो, क्योंकि अगर Yes, p है sir. तो ये तीन ओरिएंटेशन होते हैं क्या, -1 0 एंड +1, उसमें से 0 लिया है तो 0 मैंने बोल दिया z के लिए होता है, यस या नो? Yes, sir. ठीक है, और +1/2 तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मान लो +1/2 है तो मतलब क्लॉकवाइज है, तो ये हम कहते हैं अप साइड है। तो मान लो z एक्सिस यही है आपकी, ठीक है, और ये आपका 3p है, 3p और 3p के z ऑर्बिटल में मतलब 3 है ना, इनमें से एक है -1, ये मान लो 0 है, मान लो ये -1 है, ये 0 है और +1 है, तो ये 0 वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं? बोलो यस या नो? Yes, sir. ये अगर चारों चीजों को मैं अगर चारों चीजों से इंफॉर्मेशन निकालूं तो मुझे पता चल रहा है कि 3p के z डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन अप साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पड़ा है। क्या सही है बेटा? ठीक Yes, है? sir. ऐसे ही मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा हूँ। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के बारे में ये 3 कह दे रहा हूँ चलेगा, ये 1 कह दे रहा हूँ तो भी चलेगा, ये 0 कह दे रहा हूँ तो भी चलेगा, बट इसको +1/2 कह दिया तो नहीं चलेगा। रीजन क्या है? यही कह रहा है कि no two electrons have all set of quantum numbers are same, all 4 set of quantum numbers same। इसका मतलब अगर चारों सेट ऑफ सेम हो गए तो ये क्या बता रहा है कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन ये भी पड़ा हुआ है और वो भी अप साइड में ही पड़ा है। यही तो बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ? Yes, sir. अगर चारों सेट सेम हो गए मतलब थर्ड p में पड़ा है, 3p में ये भी पड़ा है, z वाले भी ऑर्बिटल में ही पड़ा है, मतलब z वाले ऑर्बिटल में ही पड़ा है, ठीक है, वो भी बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि वो भी +1/2 पड़ा है, मतलब अप साइड में। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में हो। क्यों? क्योंकि ये कभी स्टेबिलिटी की तरफ टेंड ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, ये भी नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। आप सोचो कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में अपनी एक्सिस में घूमता है तो एक मैग्नेट की तरह काम करता है कि नहीं? Yes, sir. और अगर मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो मान लो ये सर्कुलर पाथ है और इसमें इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो ये एक नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल जनरेट कर दिया, और इसी में एक और इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, वो भी उसी डायरेक्शन में ही घूम रहा है, तो ये इधर ही नॉर्थ पोल जनरेट करेंगे, इधर ही साउथ पोल। क्या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. तो कभी भी एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एक स्पिन में नहीं रह सकते, हमेशा अपोजिट स्पिन में रहेंगे। तो अगर चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो गए, इसका मतलब वो कह रहा है कि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन पड़े। ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए एक सेट मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है कि ये 3p में z में ही पड़ा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक बात याद रखिएगा कि पॉइलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और हमेशा अपोजिट स्पिन में। सेम स्पिन में रखा तो कौन सा रूल वायलेट होगा? पॉइलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि पॉइलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते हैं। यही एक आपका खास बात। क्या बात क्लियर है सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर नोट एक कर बार लो बेटा, वापस से ये बता दीजिए एक ये बार ये एग्जांपल नोट कर लो ताकि आपको याद रहे।
सर वो आपने लास्ट में क्या लिखा है, एमएस लिखा है, क्या लिखा है, वो वीडियो क्लियर नहीं है। कहाँ पे? सर ये एमएल के ये बाद, नॉर्थ पोल साउथ पोल एमएल ना, सर एमएल के बाद, एमएल के बाद एमएस, स्पिन क्वांटम नंबर। सर अभी आपने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दिया, मैं कनेक्शन चला गया था। कहो तो शुरुआत से पढ़ा ले भैया। देखो बेटा, इसमें मैं कह रहा हूँ कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आपने 3 1 0 और +1/2 दिया, इसका मतलब क्या हो गया 3p(z), 0 का मतलब z, z एक्सिस, z ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1 0 एंड +1। तो 0 वाले ऑर्बिटल में वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ है, क्लॉकवाइज है या अपसाइड है। लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी अगर मैंने यही कह दिया, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी रख दिया, इसका मतलब हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को भयंकर तरीके से रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों नॉर्थ नॉर्थ पोल एक साइड में जनरेट करेंगे। इस वजह से हमेशा उनको अपोजिट स्पिन में ही रहना पड़ेगा। ओके सर। चलो अगला लिखिए हर्ट्ज रूल। कुछ लोग हर्ट्ज रूल बोलते हैं, कुछ लोग हर्ट्ज रूल बोलते हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा क्या बोलते हैं। ये रूल बहुत अच्छे से आपको समझना है, हर्ट्ज रूल क्या होता है। हर्ट्ज रूल को समझिए सर। हाँ सर पॉलीज वाले में इक्वली अपोज करेंगे क्या? जैसे +1/2 था तो -1/2 ही होगा? हाँ बिल्कुल, एक अगर +1/2 है तो दूसरे को -1/2 होना ही पड़ेगा। या तो कोई सेट ऑफ द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स थे, उनमें से कोई भी एक डिफरेंट होना पड़ेगा, चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, वो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, या वो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, किसी एक सेट को डिफरेंट होना पड़ेगा मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नहीं समझे आप लोग? अभी भी डाउट है? सर समझ गया थोड़ा थोड़ा। हाँ, नहीं समझे तो बताओ, फिर से बता दो। सर समझ गए सर। समझ गए सर। फिर लिखिए हर्ट्ज रूल में, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अरे यार एक मिनट। हाँ, according to this rule, no pairing of electron start in any of the degenerated orbitals. No pairing of electron start in any of the degenerated orbitals. In any of the degenerated orbitals until all the orbitals of subcell contain single electron All the orbital until, फिर से बोल देता हूं, no pairing of electron start in any of the degenerated orbitals until all orbitals of subcell contain single electron in each orbital with parallel spin. In each orbital with parallel spin. Single electron in each orbital with parallel spin. क्या इतनी बात समझ गया? यस सर। अब मैं कह रहा हूं ये रूल कहां लगेगा? सिर्फ और सिर्फ डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या s में लगेगा? नहीं, नो सर। नहीं लगेगा सर। s में तो एक ही ऑर्बिटल होती है। p में लगेगा? यस, p में 3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। d में लगेगा? यस, d में 5 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। f में लगेगा? यस, उसमें 7 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है। अच्छा, कितने एनर्जी ऑर्बिटल हैं कैसे चेक करते हैं? कितने इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल हैं कैसे चेक करते हैं?
ml की वैल्यू निकाल लो, ml की वैल्यू निकाल लो। अगर s है, l की वैल्यू 1 है, तो आपका ml की वैल्यू क्या होगी? -101 और अगर 0 है तो एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होगा कि नहीं? ठीक है। और l की वैल्यू 1 है, सॉरी ये आपका l की वैल्यू 1 हो गई, l की वैल्यू 2 है। मैं क्या कर रहा था सर, ऊपर L की वैल्यू 0। हाँ, l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू ये होगी। ठीक है, l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी आपकी, -1 0 एंड +1, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होंगे। और l की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू क्या क्या होंगी? -2 -1 0 एंड +1 एंड +2, तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल होंगे और पांचों इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल होंगे। यस या नो? यस सर। यस सर। तीन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है बट ओरिएंटेशन डिफरेंट होते हैं। यस या नो? यस सर। ये S है, ये P है, ये D है, ये तो सब पढ़ चुके हैं ना पीछे हम लोग, तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है, अब इन्हीं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, P D F की, S का उसमें नहीं आएगा। ठीक है, आप समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, मान लेते हैं कि वो P है, बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यही सब काम आएगा। अब मान लेते हैं कि वो ये है आपका P, तो क्या कह रहा है कि सबको पहले क्या करो? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि सारे इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल हैं, तो सबको पहले इक्वल एनर्जी दे दो। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है 6, तो पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, और वो भी पैरेलल स्पिन से। ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसको ऊपर दिया तो इसको नीचे दे दिया, गलत हो जाएगा। सबको पैरेलल स्पिन में, अगर इसको नीचे रखा है तो सब नीचे होने चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबको पैरेलल स्पिन से देना है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे आप, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, अभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो आप पेयरिंग स्टार्ट करो। क्या बात समझ गया? यस सर। ऐसे ही अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, ये D है, ये P है, तो हम क्या करेंगे? पहले सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अभी भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो इनकी पेयरिंग करेंगे। क्या सही है? यही तो कह रहा है, नो पेयरिंग स्टार्ट अनटिल एंड अनलेस ऑल ऑर्बिटल गिव्स सिंगल इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। क्या सही है बेटा? यही तो कह रहा है। ठीक, हाँ बोलो। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, इसको हम अपनी रियल लाइफ से एक बार समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। जैसे कि मान लो आप मंदिर में गए, ठीक है, वहां पे बहुत सारे भिखारी लाइन से बैठे हुए हैं। अब भिखारियों को आपको पैसा देना है, तो अगर अहबाऊ जी आपके सामने खड़े हो गए तो अहबाऊ जी क्या कहेंगे? क्या करो पहले? सबसे गरीब वाले को सबसे गरीब भिखारी को दो, मतलब जो बहुत फटा हाल दिखे, बिल्कुल कपड़े फटे फटे बहुत ही गंदा सा दिखे, उसको पहले। ठीक है, फिर उससे अच्छा वाला, फिर जो और स्मार्ट भिखारी लगे, फिर उससे वाला भिखारी जो स्मार्ट लगे वो दो। ठीक है, मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर। करेक्ट? ये तो हो गया अहबाउल। लेकिन जब आपके पास हंस जी खड़े होंगे तो क्या होगा? वो कहेंगे नहीं, समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार है, मतलब जितने इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल है, मतलब जितने ऐसा दिख रहा है कि सारे ये पांचों भिखारी एक ही तरह के, पांचों को क्या करो? सबको ऐसा ना करो एक ही भिखारी को पूरा दे दिया, मतलब जितना पैसा सब दे दो और जाओ, ऐसा नहीं। पहले सबको सिंगल 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 दे देना, मतलब 1-1 रुपए पहले सबको दे दो, फिर भी तुम्हारे पास मान लो पैसे हैं तो सबको 2-2 रुपए। करेक्ट बात समझ में आ गई? मतलब समानता का अधिकार रखना है, सबको पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, फिर भी अगर आपके पास बहुत पैसा है तो फिर इक्वली और एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या सही है बेटा? यस सर। यस सर। तो ये सारा पैसा दे देंगे तो खुद भिखारी हो जाएंगे। क्या बेटा? सारा पैसा दे देंगे तो खुद भिखारी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, फिर तुम उस कैटेगरी में आ जाओगे वापस। ठीक है, ये 3 रूल हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त
ध्यान रखते हैं। तो आईआईटी जे मेंस, नीट और आईआईटी जे एडवांस में बहुत क्वेश्चन इसके आ चुके हैं। कैसे, वो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। उन्होंने क्या किया, 4 फिगर बना के दे दिया है और बोला है कि उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखा दिया है और बोला है कि इनमें से कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, कौन सा रूल वायलेट हो रहा है। तो मैं आपको दोनों चीजें एक साथ सिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और रूल भी वायलेट करना, ठीक है, दोनों चीजें साथ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखेंगे उसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक आपका एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में और दूसरा ऑर्बिटल्स के फॉर्म में। तो ये वाला आपको तो पता ही है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इतना ही कर लेते हैं, इतने में सीख जाओ, ठीक है। आपको पता है इसमें कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, यस या नो? यस सर। इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे 2s और ये आपका 2p, ठीक है, ये 3s, ये 3p और ये 3d, ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है, करेक्ट। तो एक रिप्रेजेंटेशन ये किया है और एक रिप्रेजेंटेशन ये किया है। ज्यादातर हम यूज इसका करेंगे जब हमारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम इसको फिलिंग करते वक्त यूज करेंगे। तो दोनों ही एक साथ बता देता हूं। मान लो कि आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पड़े? 1, सही। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, वो ऊपर भी फिल कर सकते हैं, नीचे भी फिल कर सकते हैं, किसी साइड में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, वो उससे कोई रूल वायलेट नहीं। अब मेरे पास हीलियम आया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब मान लो मैं इसको ना फिल करके यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है, 1s को पूरा नहीं फिल कर रहा हूँ और 2s में पहुंच जा रहा हूँ, बताओ कौन सा रूल वायलेट कर रहा हूँ? अब्बास रूल। अब्बास रूल। क्यों? क्योंकि अब्बास रूल कहता है पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को पूरा फिल कर दो, फिर हायर में जाओ। आपने इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, क्या ये सही है? ये तो नाइंसाफी हो गई। नाइंसाफी क्यों हो गई? क्योंकि पहले सबसे गरीब वाले को पूरा फिल करना था, फिर अगले वाले में जाना था। तो कौन सा रूल वायलेट कर रहा है? अब्बास। अच्छा, अब मान लो नहीं भैया, आप कह रहे हैं कि नहीं इसी में फिल करना है, चलो हमने इसी में फिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये बन गया 1s2, करेक्ट, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसे फिल कर दे रहे हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं बट हमने दोनों की पैरेलल स्पिन रखी है। कौन सा रूल वायलेट कर रहे हैं? पाउलिस एक्सक्लूजन। पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम इसको ऐसे फिल कर दे रहे हैं, कोई रूल वायलेट कर रहे हैं क्या? नो सर। नहीं, रूल वायलेट कर। अब मेरा एटॉमिक नंबर आया 3, तो मेरा अगला इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डाल दिया, कौन सा रूल वायलेट कर रहा हूँ? अब्बास रूल वायलेट करूंगा, ये सही से बना देता हूँ, ठीक है। अब्बास रूल वायलेट करूंगा अगर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, इसको छोड़ के इससे हायर एनर्जी 2s है और 2s को छोड़ के मैं 2p पे चला गया, मैंने अब्बास रूल वायलेट कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे फिल नहीं होगा। चलो अब आप लोग जो कह रहे हो वहीं फिल कर देते हैं, वहीं फिल कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन अगला रूल जो अगला जो आता है इलेक्ट्रॉन, उसको मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, इसको छोड़ के अब इसमें चला गया, कौन सा रूल वायलेट कर रहा हूँ? अब्बास रूल। अब्बास रूल, जल्दी बताओ, अब्बास रूल ही वायलेट हो रहा है ना। पहले लोवेस्ट एनर्जी को पूरा भरना है, क्यों? 2p है 2s, इसको पूरा भरो, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो बेटा इसको पूरा भर दिया, चलो पूरा भर दिया। अब कौन सा रूल वायलेट कर रहा हूँ? पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सही है बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसको कोई रूल वायलेट नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा अगला इलेक्ट्रॉन आया, मैंने यहाँ डाला,
अब मैं यहाँ फिल कर दे रहा हूँ, कौन सा रूल वायलेट कर रहा हूँ? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं सर। कोई वायलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉन आया, मतलब यहाँ पे 2 हो गए। अब मैंने इसको यहाँ ऐसे भर दिया, कौन सा रूल वायलेट कर रहा हूँ? हंस रूल। सर कोई नहीं। कोई नहीं है सर। पॉलीज एक्सक्लूजन। वायलेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन देने हैं विद पैरेलल स्पिन। कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? हंस रूल। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, ऐसे ही कर दिया। आप बताओ कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन। पॉलीज एंड हंस दोनों वायलेट हो रहे हैं, यस या नो? यस सर। मुझे पेयरिंग करनी चाहिए, पेयरिंग कर दी, और पेयरिंग भी करी तो क्या पैरेलल स्पिन कर दिया। दोनों रूल वायलेट हो रहा है, हंस रूल भी वायलेट हो रहा है और दूसरा वायलेट हो रहा है कौन? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर मैंने मान लो ऐसे ही भर दिया, अब कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? हंस रूल। ओनली हंस रूल वायलेट हो रहा है, सिर्फ हंस रूल, पॉलीज रूल अब वायलेट नहीं हो रहा है। क्लियर है बात? यस सर। बनाने के तरीके देख लिया आपने, कितने तरीके से वो गलती करा सकता है एक केवल पोजीशन चेंज करके। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ऐसे ही फिल कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया मेरा यहाँ पे, थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये भी भर गया, ये भी भर गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आया, उसको मैंने क्या किया, यहीं पे आपका ऐसे भर दिया। कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? हंस रूल। क्यों? पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन सबको मिल ना जाए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने मान लो ऐसे कर दिया। अब कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? हंस एंड पॉली। हंस एंड पॉलीज। दोनों। पहली बात तो पेयरिंग नहीं करनी है, और पेयरिंग में पैरेलल स्पिन कर दिया, दोनों रूल वायलेट हो गए। करेक्ट। अब मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे भर दिया, अब कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? हंस रूल। हंस रूल। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन तो मैंने दिए, लेकिन पैरेलल स्पिन से नहीं दिए। करेक्ट, ये भी गड़बड़ हो गया। तो ये अब सही है? यस सर। अभी तक आप सीख गए होंगे कि तीनों रूल्स कैसे वायलेट होते हैं, क्या है पंगा, पता चल गया यस होगा। सर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नो सर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दे। यस सर। यस सर। इक्वेशन लिखना सीखते हैं। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है, which rule is violated while electronic configuration? अब ये क्वेश्चन में दे, ठीक है, आपको क्वेश्चन बता। क्वेश्चन नंबर 1, सर क्या लिखा सर आपने? which rule is violated while electronic configuration? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे, ठीक है। अब सोचो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें बताओ कौन कौन से रूल वायलेट हुए? सर तीनों रूल। ऑफ बाउ, सर अफबाव भी, सर हंस भी और पॉलीज एक्सक्लूजन भी। अबव कहां से violate? अबाउ नहीं हुआ सर। सर 1s पिन। 1s नहीं भरा ये लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल भर दिए ना। अब मान लो यही लोवेस्ट है ना, इसके पहले वाला भरा होगा, दिया नहीं तो उसको भरा होगा। अच्छा सर, फिर सर पॉलीज और हंस रूल। हंस और अफबाव। तो अबाउ तो वायलेट नहीं हुआ। करेक्ट। अब 2s में दोनों पैरेलल स्पिन में दे दिया, तो पॉलीज रूल वायलेट हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा अब इसमें बताओ, हंस रूल वायलेट हो गया। इक्वल Yes, sir. सिंगल स्पिन को दिया, लेकिन स्पिन नहीं रखा, तो इसमें 2 रूल वायलेट हैं। एक है पॉलीज रूल और दूसरा है आपका हंस रूल। बोलो यस या नो? यस सर। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहेंगे, ठीक है।
कौन सा रूल वायलेट? सर अबाउट सर अबाउट ओनली अबाउट रूल, यस या नो? यस सर कौन सा रूल वायलेट? सर अबाउट हंट्स हंट्स रूल अबाउट एंड हंट्स। यस सर यस यहाँ पे अबाउट क्यों? क्योंकि पहले इसको पूरा भरना चाहिए था, सीधा यहाँ पहुंच गए। फिर यहाँ भी सिंगल सिंगल सबको देना चाहिए था, आपने पेयरिंग कर दी। दोनों रूल वायलेट। क्या अब तक आपको समझ में आ गया कि कैसे इसके क्वेश्चंस आएंगे? यस सर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। सर यहाँ पॉलीज रूल क्यों नहीं वो हुआ, मतलब पॉलीज रूल वायलेट क्यों नहीं हुआ? दोनों तो ही सेम ही दोनों तो सेम डायरेक्शन में कोई है ही नहीं। सेम स्पिन होता है तभी तो वायलेट होता है। यस सर। तो कहाँ सेम स्पिन है थर्ड में? चले आगे बढ़े बेटा। यस यस सर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे सभी का, ठीक है? और फिर उसमें जो एक्सेप्शन है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ऑक्सीजन का बताओ क्या होता है एटॉमिक नंबर? 8 मतलब वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट? 8 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 पूरा भर जाएगा, ठीक है? फिर उसके आगे कौन आएगा? 2s2, फिर कौन आएगा? 2p4। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें कितने रहते हैं? 6। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि नहीं? यस सर यस सर। बताओ, ये ऐसे 2 तो 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और आपके पास बचे कितने? 2 तो 4 यूज कर लिए, तो 4 बचे, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 4। 4 और इसी को मैं ऑर्बिटल में अगर रिप्रेजेंट करूं तो, ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कैसे? सोचो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक सबको दे दिया, और इसके बाद क्या किया? पेयरिंग करी। क्या यही है आपका ऑक्सीजन का? चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। O2 माइनस का लिखना है मुझे। किसका लिखना है? O2 माइनस। अब O2 माइनस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और 2 और आ गए तो क्या हो गया? 10। करेक्ट। चलो अब इसमें लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसमें कैसे लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और सब में 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो पहले एक सबको देंगे, फिर पेयरिंग करेंगे। या ये तो लिखो चाहे ये लिखो। क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर O2 प्लस लिखते हैं, O2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 6। चलो 1s2, 2s2, 2p2 करेक्ट। और हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? आउटर सेल से। अब देखो यहाँ पे सेल की अगर मैं बात करूं तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर पहले n=1 हो गया, ये n=2 हो गया। इसमें 1s है और 2 के सब सेल हैं, क्या? 2s, 2p। तो आउटर इलेक्ट्रॉन से ही हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए, कहाँ दिए जाएंगे? 2s में नहीं दिए जाएंगे, कहाँ दिए जाएंगे? 2p से। करेक्ट। ऐसे ही अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो कहाँ से निकाले जाएंगे? आउटर सेल कौन है? 2p से। करेक्ट। तो ये बात याद रखिएगा, करेक्ट है। तो अब अगर हम जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था वो वाला देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे, अब देखो सेकेंड सेल में ये दोनों है ना, तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6। मैं
तीनों को आपको समझा रहा हूं, जो आपने पहले पढ़ा था तो कैसे लिखते, 2,6 लिखते कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। 6 करेक्ट। और ये यही हो गया कि 1s, ये 1 वाला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, तो दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दूसरे सेल में 2 सब सेल हैं, एक 2s है एक 2p है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ऐसे इसमें आ जाए तो ये आपका न्यूक्लियस है, उसके बाहर 2 सेल और उसके बाहर आपका, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पे कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ये n = 1 हो गया, ये n = 2 हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ऐसे यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये न्यूक्लियस है, इसका 1s, ये n = 1 हो गया, ये n = 2 हो गया, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बाहर वाले में सिर्फ कितने हैं, 2 यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4। यस या नो? ऐसे ही तो लिखेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। पुराना तरीका भी बता दिया जो आपने 10th में सीखा था, और आपको ये नया तरीका भी बता दिया, दोनों तरीके से बता दिया, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी और एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी, दोनों तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आप याद आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे। क्या यही ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? बोलो यस यस सर। अगर मैं किसी का भी दूं, चाहे आयन हो, चाहे एटम हो, चाहे न्यूट्रल एटम हो, चाहे आयन हो, कोई भी हो, आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। चलो फिर तैयार हो जाओ बेटा, ये नोट्स तैयार। सर रब कर दीजिए। रब कर दूं बेटा? यस सर। चलो। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है क्लोरीन का, ठीक है, और बताइएगा आप कैल्शियम का, और बताइएगा आप आयरन का, और बताइएगा आयरन 2+ का, ठीक है, और बताइएगा आप जिंक का। मैं सबका एटॉमिक नंबर बता देता हूँ। क्लोरीन का कितना होता है? 17 और इसका 20 25 इसका तो आपको 26 ही रहेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, और इसका 30। सबका एटॉमिक नंबर पता है? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए फटाफट। लिखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सर क्लोरीन का होगा। हाँ निकले, सभी का करो, सभी का डन, सभी का डन करने के बाद बोलना। डन सर। डन सर। डन सब? डन। चल यस सर। तो हो गया सर। हो गया। 1s2 2s2 2p6 इतना तो लिख देंगे ना। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 2 2 4 और यहाँ पे 6 10 हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 यहाँ तक 12 हो गए, 5 बचे 17 और इसमें 6 मैक्सिमम रह सकते हैं। करेक्ट। तो कभी कभी इसको पूरे को क्या लिख देते हैं? नियॉन।
क्या ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? Yes, sir. तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे लिख देंगे कि नियॉन और उसके आगे लिखेंगे 3s2 और 3p5 ऐसे लिख देंगे। क्या आप समझ जाएंगे? यस सर। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कैल्शियम में। कैल्शियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने पहुंच गए हम? 18। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या आएगा? 4s और कितने बचे? 2। 2 सर। दो। सारे के सारे भर गए कि नहीं? Yes. अब अगर मैं Yes, कहूं कि Yes, कैल्शियम 2+ sir. का बताओ, कैल्शियम 2+ का, तो इलेक्ट्रॉन 3p6 कहां का से निकलेंगे? सर 4s2 4s से निकलेंगे। S2 से 4s ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल हो गया। ये इक्वल में यानी सर बोलो सर, जैसे नियॉन का लिखा था उसकी जगह और किसी का और भी लिख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जैसे इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, हीलियम, फिर नोबल गैस। हाँ, नोबेल गैस के टर्म में ही लिखते हैं, ठीक है, नोबेल गैस के टर्म में। समझ गए बेटा? यस सर। चलो अगला देखो, आयरन का लिखना है। आयरन को 26 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 कितने हो गए? 20। Yes, sir. अब 4s Yes, के बाद sir. होता है 3D 3d और कितने 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6. और यहाँ पे 20 3d 6 आएगा कि नहीं? Yes, sir. करेक्ट, 3d 6 आएगा। क्या यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं कहूं बाकी सब तो भरे हुए हैं, इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कर दो, कैसे लिखोगे? ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जैसे पेयर्ड हो गए, ये दोनों पेयर्ड हैं। 4 sir. 4. 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछेगा तो आप तुरंत बता देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। अब अगर मान लो आयरन 2+ का निकाला जाए तो 1s2 2s2 2p6 So video गया. तो आप क्या करेंगे? जब भी कभी किसी का आयनिक फॉर्म का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहे तो हमेशा पहले उसके एटम फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, तभी उसके आयनिक फॉर्म का लिखो, गलतियां कम होंगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अब सोचो ये आयरन का था, मुझे आयरन 2+ का लिखना है। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? So 3d से जाएगा। 3d6. यस, यही मैं कह रहा हूँ, बहुत लोग यही गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं? 4s2 से जाएगा तो इसीलिए नहीं, 4s है। हमेशा याद रखिएगा आउटर सेल से निकलेगा। अब अगर हम यहाँ पे सेल की बात करें तो पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है और चौथा सेल है। ये n=1 है, ये n=2 है, n=3 है, ये n=4 है। आउटर सेल यहाँ पे कौन है? ये है। समझ लीजिए, भले उसकी एनर्जी कम है लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकलेगा। यही गलती मैं कराना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 0, तो हम इसको नहीं लिखेंगे और ये क्या बन जाएगा? 3d6। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर सेल से निकलेंगे। अगर हम यहाँ पे सेल की बात करें तो ये n=1 है और ये n=2 है, उसके 2 सबसेल हैं। ये n=3 है, उसके 2 सबसेल हैं। ये n=4, हाँ n=3 में ये वाला भी है और ये आपका n=4। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, हमेशा आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर? तो ये बात नहीं होगी। आप बताइए जिंक का क्या होगा? 3d10 तक हो जाएगा पूरा। 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 4s2 3d10। 10। अब बताओ अगर मैं
2 प्लस का बोलूं तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 4s 4s2 अगर मैं कहूं कि आयरन 3 प्लस का बताओ, कहां से अगला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? सर 3d5 हो जाएगा। अब आउटर सेल कौन है? अगर मैं Fe2 प्लस लिख चुका हूं, अब मैं कहूं Fe3 प्लस का बताओ, अब आउटर सेल मेरे लिए थर्ड है, और थर्ड में भी आउटर कौन है? 3d, क्योंकि 3s सबसे न्यूक्लियस के पास होगा, देन 3p, देन 3d, 3d सबसे दूर होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। क्या क्लियर है? दूर से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है? रीजन क्या है कि वो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा, तो जब न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होगा, तो उसको निकालना आसान है। क्या क्लियर है बेटा? सर ये वाला सर आपने सर 4s2 क्यों हटा दिया?